तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? इस विद्यालय का क्या नाम है? दिलीप मौर्य शिक्षण संस्थान है ना? और इसमें कितने क्लास के बच्चे पढ़ते हैं इस विद्यालय में? ठीक है। तो मेरा नाम करुणेश पांडे है, मैं टीई फाउंडेशन से हूं और आपके समक्ष एक सेमिनार को लेकर के आया हूं जिसका नाम आप लोग यहां पर देख रहे हैं। ठीक है। और आपके दिलीप मौर्य सर ने हमको यहां पर इनवाइट किया है और पर्यावरण और शाकाहार के विषय में बहुत कुछ जानेंगे और उसके साथ जुड़े हमारे स्वास्थ्य के बारे में भी जानेंगे और हमारे धरती को कैसे बचाना है, कैसे वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो उससे पहले हम 2 मिनट आपके सर से भी जानना चाहेंगे इस विद्यालय के बारे में और उनको कैसा लग रहा है आज सेमिनार को होते हुए देखते हुए। आज आप जो है कि मेरे विद्यालय में टी फाउंडेशन के तत्वाधान में जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। इससे बच्चों को शिक्षाप्रद, ज्ञान वर्धक जो भी बातें आप बताएंगे हमारे बच्चे इसको बहुत ही सुगमता से सुनेंगे और उसको अपने जीवन में अनुसरण करने का कार्य करेंगे। बच्चों को क्या क्या सुविधाएं देते हैं सर स्कूल में? बच्चों को A to Z सुविधाएं देते हैं, जैसे कि पढ़ाई लिखाई, शिष्टाचार और एक दूसरे का सहयोग करना और पर्यावरण की रक्षा करना, पौधारोपण करना और जीवों का हत्या न करना, बल्कि अगर कहीं वो फंसे हो मुसीबत में तो उनको उबारना। ये इस कैंपस की क्या सुविधाएं इसके बारे में आप प्रकाश डाल दीजिए। इस कैंपस में सुविधाएं विशेषतर तो शिक्षा को लेकर ही चलती हैं और कैमरे वगैरह भी बच्चों को पूरी सुरक्षा को रखने के लिए हर क्लासरूम में कैमरे लगाए गए हैं, कैंपस में लगाए गए हैं, साइकिल स्टैंड में लगाए गए हैं, फ्रंट पे लगाए गए हैं और रोड पर भी लगाए गए हैं कि बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित रहें। बच्चों के खेल कूद के लिए उचित सामग्री भी उपलब्ध है और साथ साथ बच्चों के लिए झूला, शीशा, स्लाइडर, MGR और बच्चों को अग्निशमक वाला भी एक सिस्टम। हाँ, और फायर ब्रिगेड भी विद्यालय में पूरी तरह से मेरे पास 9 पीस फायर ब्रिगेड के नोजिल उपलब्ध हैं। किसी भी समय आग लगने पर उस पर हम लोग काबू पा सकते हैं। बात करते हैं, देखिए जी, मेरी जो संस्था है यूनिवर्सिटी में जाती है, छोटे विद्यालय में भी जाती है, प्राइमरी का स्तर तक भी हम लोग कवर करते हैं। मतलब हर एक वर्ग तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। ठीक है। हमने एक संकल्प लिया है कि भारत में 7 लाख गांव हैं और 7 लाख गांव में विद्यालय हैं। ठीक है। तो हमें 7 लाख गांव तक पहुंचने हैं, लेकिन मैं अकेले नहीं पहुंचूंगा, मेरे वॉलंटियर हैं। हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग देकर पहुंचने का काम कर रहे हैं। फिलहाल में चंदौली के हर गांव में अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो अभी अपने तहसील चकिया में लगभग अप्रॉक्स हम लोग लगभग स्कूल को ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। ठीक है। अब धीरे धीरे कुछ गिने चुने विद्यालय ही रह गए हैं। सर से तो 1-1.5 साल से पहले से बात हो रही थी इस विषय में, तो आज समय मिला है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले जो विषय है वो पर्यावरण को लेकर के है। ठीक है। तो पर्यावरण के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, है ना? मैं ऐसा आशा कर सकता हूं। इसका अर्थ क्या होना चाहिए आप लोग बताएंगे क्या? कोई है जो इसके बारे में बता सकता है? पर्यावरण के बारे में बताइए कोई, एनीवन? ये तो कक्षा 4 में पढ़ाया जाता है ना पर्यावरण के बारे में। क्या बोलते हैं पर्यावरण को? इस कैंपस की बात कर लीजिए, है ना? कैंपस में क्या क्या है ये बताइए हमको। कैंपस में पेड़ पौधे हैं, है ना? जल का भी प्रबंध है, भूमि भी है, ग्राउंड भी है ना? और आकाश तो दिख ही रहा है। तो ये जो पूरा तंत्र है ना, जिस तंत्र में जल भी है, भूमि भी है, आकाश भी है ना? पौधे भी हैं, ये सब क्या है? पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। पर्यावरण के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। कौन कौन से 3 घटक कौन कौन से होते हैं? जलमंडल, ठीक है ना? जलमंडल, अब इसके बारे में बताएंगे एक एक करके आप लोग। जलमंडल क्या होता है बात करते हैं। ठीक है। जल का जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, आपको पता होगा कि 2/3 हिस्सा किससे घिरा हुआ है ना? 2/3 की 3/4?
3/4 की 2/3? 3/4 सर। चलो, तो 3/4 हिस्सा किससे घिरा हुआ है? जल से। तो आप ये समझो कि उसमें कितने सारे जीव रहते होंगे? अनगिनत जीव रहते होंगे, है ना। उसमें वनस्पतियां भी होती होंगी गहराई में। तो आप देख पा रहे हो कि उस जल में भी क्या है? जीवन है, ठीक है। तो जल में भी जीवन है, उसमें मछलियां रहते हैं, ऑक्टोपस रहते हैं, दरियाई घोड़ा भी रहते हैं, बड़े बड़े कछुए रहते हैं, तमाम तरह के जानवर, अनगिनत जानवर रहते हैं, है ना। उसमें सांप भी रहते हैं अंदर में, है ना, मगरमच्छ भी रहते हैं, ऐसे तमाम जीव हैं जो रहते हैं। तो जल मंडल में उतने सारे जीव रहते हैं, तो वो जल मंडल का भाग हुआ, वो भी पर्यावरण का एक पार्ट है, ठीक है। तो हम अब ये देख रहे हैं कि हमारे जो पर्यावरण में 3 घटक हैं, तीनों घटक में क्या है? जीवन है, ठीक है। वायुमंडल में भी जीव है कि नहीं? जीवन है, क्योंकि उसमें पक्षियां क्या करते हैं? उड़ते हैं, है ना। तमाम तरह की बैक्टीरिया है, वो भी हैं, है ना। बहुत सारे अनगिनत चीजें वहां पर भी हैं। और स्थल मंडल में, हम लोग स्थल मंडल में रहते हैं, है ना। घोड़े हैं, कछुआ भी है, वो भी तो उभयचर है। तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं, अनगिनत जीव हैं जो स्थल मंडल पे भी रहते हैं। लेकिन अब समझना बात यह है कि पर्यावरण हमारा कैसे बनता है? इन तीनों के अच्छे कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है पारिस्थितिकी, ठीक है। पारिस्थितिकी क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र, है ना, इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? देखिए कि हम जो यहाँ पर सांसें ले पा रहे हैं, है ना, क्या ले पा रहे हैं? सांसें। वो सांसें कहाँ से आ रही हैं? हाँ, वायुमंडल से आ रही है। और वायुमंडल वो सांस, ऑक्सीजन, O2 कहाँ से आता है? वो जो O2 है पेड़ देता है ना ज्यादा मात्रा में। हम CO2 छोड़ते हैं तो वो कौन लेता है? पेड़ पौधे लेते हैं और दोबारा से वो हम लोगों को दे देते हैं, ठीक है। ये ऐसे चक्र चलता रहता है। वो हमको O2 देता, हम CO2 उसको दे रहे हैं। तो देख रहे हैं, एक पेड़ है और इधर इंसान है, हमारा कितना अच्छा उससे संबंध है। हमने CO2 छोड़ा और वो उसको ग्रहण किया, उसने मुझे ऑक्सीजन दिया। ये क्या है? ये इकोसिस्टम, ये पारिस्थितिकी तंत्र है। यही कैंपस में सारे पेड़ हटा दिए जाएं तो क्या होगा कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और सांस लेने में क्या होगी? तकलीफ होगी। तो आप देख रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र सबके साथ होने में है ना। किसी को नष्ट नहीं करना चाहिए। अब बात कीजिए, जब कोई जानवर मर जाता है, जैसे कोई गाय है, भैंस मर जाता है, तो सड़ने लगता है, उसको हम फेंक देते हैं। तो उसको खाने का काम कौन करता है ना? कुत्ते खाते हैं, कौवे खाते हैं, चील खाते हैं। पहले गिद्ध खाते थे ना ज्यादा मात्रा में। तो सबसे ज्यादा पचाने वाला जो जानवर, जो पक्षी था, वो कौन था? गिद्ध था। कितना ही मांस सड़ जाए, गल जाए या दूषित हो जाए, उसमें कीटाणु पड़ जाए, वो जहरीला भी हो जाए इवन, उसको वो पचा लेता था गिद्ध, है ना। लेकिन एक दर्द निवारक दवा आई थी जो जानवरों को दिया जाता था, है ना। उसको खा करके ऐसा उसमें कॉम्बिनेशन था कि गिद्ध को भी हार्ट फेल्योर की समस्या आने लगी, तो वो भी मर जाता था। तो गिद्ध के मरने से क्या हुआ कि अब ज्यादा मांस सड़ने लगा है जगह जगह, है ना। तो जो जानवर होते, जो पक्षी होते हैं, वो क्या करते हैं? म्यूनिसिपैलिटी का मतलब सफाई का काम करते हैं हमारे क्षेत्रों में। तो किसी भी जानवर, गिद्ध को अगर आपने विलुप्त कर दिया तो आज बीमारियां बढ़ रही हैं। तो उसी तरीके से हर जानवर का, हर पक्षी का हमारे इकोसिस्टम में, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है? आवश्यकता है, जरूरत है ना। तो भगवान ने जो भी चीज बनाया, ये मच्छर भी बनाया है, चाहे कोई कीटाणु भी बनाया, तो क्या है? हमारे लिए सही है। आपके शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। 2 बैक्टीरिया होता है, एक होता है गुड बैक्टीरिया और एक हाँ। तो गुड बैक्टीरिया क्या करता है? आपके पाचन क्या करता है? बढ़िया करता है। जो विषाक्त चीज उसको क्या करता है? खाता है। बैड बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है, प्रतिरोधी तंत्र का काम करता है ना। तो दोनों चीज का महत्व अपना है। तो इसीलिए हर चीज का महत्व, और किसी चीज को नष्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये बताया जा रहा है।
तो ये जो सिस्टम है आपने पढ़ा कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इन तीनों के वजह से है। पक्षी हमारे लिए काम करते हैं, जल अब जो ग्राउंड में देख रहे हैं ना, कछुए क्या करते हैं, कीटाणुओं खाते तो क्या होता है, जल साफ होता जाता है ना। तो ऐसे ही अब कछुओं को तस्करी लगे करने, उसको उठाकर बेचने लगे तो क्या होगा, अब सफाई कौन करेगा, समझ में आ रही बात। तो सबको जीने का अधिकार है और सभी को भगवान इसलिए बनाया कि हम स्वस्थ जीवन शैली को अपना सके और जी सकें, ठीक है ना। अब इसके बाद जब पर्यावरण की बात हो गई, इसमें देखिए बहुत सारा, मतलब पर्यावरण एक विज्ञान ही है, इस पर एमएससी होता है, मतलब इस पर पीएचडी भी होता है। पर्यावरण बहुत बड़ा विस्तृत विज्ञान है, कोई जल पे शोध कर रहा होगा, कोई ग्राउंड का शोध कर रहा होगा, ठीक है ना, कोई किसी पक्षी पर शोध कर रहा होगा। तो पर्यावरण बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हमको बेसिक जानना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जिस मुद्दे के लिए आए हैं उस पर विचार कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये शाकाहार, ठीक है। देखिए हमने पर्यावरण की बात कर ली, लेकिन शाकाहार के बिना हम इस पृथ्वी की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। शाकाहार, शाकाहार क्यों, मतलब आप लोग सोचे होंगे कि पर्यावरण की बात हो गई और शाकाहार हमने लिख दिया, तो आपके मन में आएगा कह रहे मांस भी तो खाने वाली चीज है, जानवर भी खाते हैं, पक्षी भी खाते हैं, तमाम लोग खाते हैं ना, तो शाकाहार के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है। शेर का प्रकृति क्या है, मांस खाना कि दाल चावल खाना, मांस खाना। उसको मांस खाना उसने चुना कि भगवान ने खुद उसको भेजा है खाने के लिए, भेजा खाने के लिए, उसको बनाया ऐसा गया। उसका दांत भी वैसे होते हैं, जीभ भी वैसा होता है, एकदम खुरदुरा, जो मांस को खींच सके, कर सके, खा सके, ठीक है। तो हर जानवर का अलग अलग प्रकृति है। गाय मांस खा सकती है है ना, उसको प्रॉपर परोसे तो नहीं खा सकती है, भले उसको अलग से मिलाकर दे दे तो कर ले, बात अलग है, वो तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हिरण मांस नहीं खाएगा, भैंस मांस नहीं खाएगा, लेकिन एक विशेष किस्म का जानवर मांस खा लेता है, कुत्ता दोनों खा लेता है। तो कुछ जानवर सर्वाहारी होते हैं, कुछ जानवर सिर्फ मांसाहारी होते हैं, कुछ जानवर सिर्फ शाकाहारी होते हैं, ठीक है। और मनुष्य की गणना किसमें होती थी, सर्वाहारी में होती है ना। लेकिन अब यहीं पर हमारा प्रश्न है, ठीक है। मनुष्य भले सर्वाहारी है, लेकिन अब आज के परिदृश्य की बात करें तो शाकाहार के बारे में ये संस्था क्यों बात करती है, इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ तथ्य हैं जो आपको देने हैं, ठीक है। पहले हाथ उठाओ, कितने लोग इसमें शाकाहारी हैं, ठीक है, हाथ नीचे कर लो। मांसाहारी लोग हाथ उठाओ, जो मतलब सर्वाहारी में आते हैं, जो लोग जिनका मीट वगैरह चलता है, उठाओ 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 उठाओ। जो मुर्गा खाते हैं, मछली, अंडा मछली, ठीक है, हाथ नीचे कर दो, बैठ जाओ। शाकाहारी कम है, सर्वाहारी ज्यादा है, ठीक है ना। पढ़ लेते अच्छे से इसको। अब कल्पना, अब चलिए थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। ये है शाकाहारी और ये है मांसाहारी, ठीक है। ये है मांसाहारी, शाकाहारी मांसाहारी का हम लोग तुलना करेंगे, ठीक है। देखो पहले अब आते हैं 1 किलो मांस के बारे में। जैसे 1 केजी मांस की बात करें, वो बीफ ले ले। बीफ माने क्या होता है, भैंस का मांस या फिर बकरे का मांस, ठीक है। और यहां ले लेते हैं 1 केजी अनाज में, चावल, गेहूं, दाल, कुछ भी हो सकता है, या मिलेट्स मिला करके हो सकता है, ठीक है। तो अब ये देखो कि कोई भी चीज प्रोडक्शन करने के लिए क्या आवश्यकता है, भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हर चीज किस पर खड़ा है, भूमि पर। दूसरा, उसके लिए क्या चाहिए, जल चाहिए ना, जल चाहिए। तो भूमि चाहिए, जल चाहिए, ये सब चाहिए ना, 2 चीज चाहिए। तो अभी आगे बात करेंगे, बहुत कुछ लगेगा इसमें, संसाधन लगेंगे। जब 1 केजी हम मांस पैदा करते हैं, ठीक है, बीफ वाला, बड़े वाला, जानवर वाला, तो उसमें कितना जानते हो कितना पानी लगता है, पानी 13,500 से ज्यादा, 13,500 लीटर पानी लगता है, 13,500 लीटर पानी लगता है। अब पूछो कैसे इतना पानी लग जाएगा, आप ऐसे झूठ बोल रहे होंगे, हाँ, प्रश्न आ रहा होगा ना, झूठ बोल रहे होंगे, 1 केजी में इतना कैसे पानी लग जाएगा। आप देखो, एक भैंस है, ठीक है, उसको यूरोप का कोई कंट्री है, ठीक है, मतलब बाहर कोई कंट्री है, उसने उसको दूध के लिए पैदा किया है, लेकिन उसका मेन इरादा क्या है, इसका मांस मुझे बेचना है, ठीक है।
तो जब से पैदा हुआ तब से उसको पानी पिलाया जा रहा है। वो तो पिएगा भाई, जानवर है, उसको पैदा किया तो पिएगा ही, पानी पिएगा, फिर जगह घेरेगा, है ना। फिर बड़ा होगा, जब वो कटेगा उससे पहले कितनी बार उसको धुलाया जाएगा, है ना। फिर फैक्ट्री को धुली जाएगी, तो उससे मान लो 200-300 किलो मांस पैदा हुआ। लेकिन मान लो 1 किलो का हम एवरेज लेके चलें तो कितना आया? 13,500 लीटर। उलट अगर 1 केजी हम धान चाहे गेहूं की बात करें, किसकी बात करें? गेहूं की। तो गेहूं की फसल में 2 बार पानी की आवश्यकता पड़ती है। और कितना होता है? बहुत मन होता है, 20-20 मन, 1 बीघा में 18 मन होता है ना। तो उसमें अगर हम 1 केजी की बात करें तो 1100 लीटर पानी लगता है, यानी 1300 लीटर से कम। यानी आप देख रहे हैं, इसको 1300 बना लो डायरेक्ट, ये 1300 या 13,000, कितना का अंतर आया? सीधे 10 गुने का, 10 गुने से ज्यादा का, है ना। तो ये 10 गुना ज्यादा हम लगा करके अपना क्या संसाधन भूमि जल का हमने क्या पैदा किया? मांस। जबकि 1000 लीटर पानी में हमने गेहूं पैदा कर दिया। तो मीन्स ये हुआ कि हमने मांस पैदा करके ज्यादा जल बर्बाद कर दिया ना। अब एक समझ लो इतना हो गया। दूसरी बात ये, इसमें जो कार्बन फुटप्रिंट है कम होगा। अब ये जो मांस है ना, ये मीथेन गैस भी छोड़ेगा, क्योंकि वो जो भैंस है उसके शरीर से मीथेन गैस निकलता रहता है। मीथेन क्या होता है? CH4, है ना। ये ऐसा गैस है जो कि कभी पर्यावरण से जल्दी जाता नहीं है, 24 सालों में जाएगा। तो इतना गर्म करता है ये, तो गाय भैंस जो है चाहे बकरी है, ये CH4 छोड़ेगा। तो इतना छोड़ेगा कि हमारा पर्यावरण क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो मांस की खेती करने में भूमि का ज़्यादा हम दुरुपयोग करते हैं, जल का ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं, और ये जो खतरनाक गैसें होती हैं वो ज़्यादा निकलती हैं। और यही गैसें ग्रीन हाउस गैस कही जाती हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऐसी गैसें हैं जो क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। और यही गैस क्या करती है? पर्यावरण को गर्म करती है। जैसे जो गर्मी आएगा तो बहुत गर्मी पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है ना, हीट वेव चलने लग रहा है। तो आदमी क्या हो रहा है? हीट वेव होने से मर जा रहा है। 40, 45, 60, कहीं 60 तापमान देखने को मिल रहा था। हम लोग के क्षेत्र में 42, 43, 44। तो ये लगातार ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वैश्विक तापमान क्यों बढ़ रहा है? सबसे बड़ा कारण क्या है? मीट का प्रोडक्शन। फैक्ट्री जो होती है ना, फैक्ट्री दूसरे स्थान पर आती है, ट्रांसपोर्टेशन तीसरे स्थान पर आता है, लेकिन पहला स्थान क्या आता है? मीट इंडस्ट्री, यानी मांस उद्योग। मांस उद्योग पर्यावरण को तबाह करने में पहले स्थान पे आता है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, चमड़ा उद्योग भी है, मांस उद्योग भी है, और बड़े बड़े यूरोप के डेयरी फार्म्स भी हैं। जब पूरे दुनिया में जल संकट हमारे सर पे मंडरा रहा है, तो क्या मांस का उत्पादन करना सही है? नहीं। दूसरी बात कि लोग बोलते हैं कि मांस नहीं खाएंगे तो अन्न की क्या हो जाएगी? कमी। बोलते हैं ना, सब लोग यही बोलते हैं ना कि अगर सब लोग लेंगे शाकाहारी बनने तो क्या होगा? अन्न की ये बोलते हैं लोग ना। अब फिर इस पर चर्चा करते हैं, क्या ये सही बात है कि सभी लोग शाकाहारी बने तो अन्न की कमी हो जाएगी? इसका उल्टा कर दो, अगर सभी लोग मांस खाना छोड़ दें, सभी लोग मांस खाना छोड़ दें तो दुनिया से भूखमरी खत्म हो जाएगी। यानी मांस खाना छोड़ देंगे तो भूखमरी दुनिया से खत्म हो जाएगी। ये कैसे? ये तो बड़ा अजीब बात बता दिया हमने, है ना, कि सब लोग लगे चावल दाल खाने, तो कैसे सब लोग को खाना मिल जाएगा? ये कैसे होगा? बात आ रही होगा ना। समझो कि अगर तुमने 1 केजी मांस पैदा किया, क्या पैदा किया? मांस। तो जो 1 केजी मांस में 1 ले लो बीफ, यानी कि जो भैंस है, ठीक है, और 1 केजी ले लो बकरे का मांस, ठीक है, और ये ले लो मुर्गी, क्या ले लो? मुर्गी का मांस, मुर्गा ले लो, ठीक है। अब समझो बात को, मैंने क्या बताया कि 1 केजी हमने बीफ पैदा किया, बीफ माने भैंस का मांस। तो
1 केजी भैंस का मांस पैदा करने में कितना अन्न लगेगा? अन्न की बात बताओ। 1 केजी बीफ पैदा करने में 40 केजी अनाज लगता है। 40 केजी जब उसको फीड करेंगे तब जाकर 1 किलो पैदा होगा। 1 केजी मांस पकाएंगे तो इसमें खाएंगे 7 लोग या 6 लोग या 5 लोग। कितने लोग? मान लो 6 लोग खाते हैं। 1 ही 6 लोग खाना खाएं। लेकिन ये 40 केजी अनाज खाने पर ये प्रोडक्शन क्या हुई? 1 केजी की। 40 किलो में खाएंगे कितने लोग खाना? आप सोचो, कम से कम 120-30 लोग खाना खाएंगे। कितने खाएंगे? 120-30 लोग। अब बताओ कि 6 लोग खा रहे हैं, यहां 120 लोग खा रहे हैं, यानी 20 गुना ज्यादा हम अनाज झोंक करके 1 केजी पैदा किए हैं, है ना? अब यहां बकरे में आ जाओ। बकरा वही 20 केजी खाएगा तब जाकर 1 केजी इसका मांस है। तो 1 केजी में इसके 6 लोग खाते हैं, यहां 20 केजी अनाज में बहुत सारे लोग खाना खा लेंगे। ये भी गलत हो गया। मतलब कि हम जो भी मांस पैदा करते हैं क्या करते हैं? उसको अलग से खिलाते हैं। मुर्गी की बात करें, मुर्गा की, तो 1 केजी मुर्गा पैदा करने में 3 किलो 300 ग्राम 3 किलो 300 ग्राम उसको अनाज खिलाना पड़ता है, तब जाकर 1 केजी उसका मांस तैयार होता है। अब 1 केजी में 6 लोग उसको ग्रहण कर रहे हैं और यहां पर करीब 10 लोग खाना खा रहे हैं। किसी भी तरीके से किसी का मांस पैदा कर लो, शाकाहारी हमेशा कम दोहन करेगा। और ये मांस के साथ फिर मांस थोड़ी खाते हो, चावल भी तो खाते हो, रोटी तो खाते हो, इसका मतलब अलग से भी तो ले रहे हैं आप। तो ये एक मूर्खता वर्ग नहीं हुआ कि हम मांस पैदा करें खूब सारा उसको खिला करके। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पैदा, उनको पैदा किया जाता है। बड़े बड़े फैक्ट्री में जाओगे ना, उसमें आर्टिफिशियली उनको इंजेक्शन दे करके पैदा किया जाता है। उनको जल्दी गर्भवती किया जाता है, जल्दी मांस पैदा होगा। तो जबरदस्ती यही प्रक्रिया चल रही है वहां पर। समझ में आ रही बात? गूगल पे सर्च करोगे, जैसे लिखना है कि जो जंगल कटता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, जंगल कटाई का सबसे बड़ा कारण क्या है? व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन? ठीक है, जब आप सर्च करेंगे कि जंगल कटाई का मुख्य कारण क्या है, तो आएगा कि मीट इंडस्ट्री एंड डेयरी इंडस्ट्री इज द मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। मतलब मांस उद्योग सबसे बड़ा कारण है जंगल की कटाई का। मेरे ना, तो मांस उद्योग ऐसा है कि जंगल, आ जाओ, जंगल भी काट रहा है मांस उद्योग। तो मांस उद्योग जंगल को भी बर्बाद कर रहा है और पानी का भी दोहन कर रहा है, पर्यावरण में गर्मी भी बढ़ा रहा है और जल की बर्बादी भी कर रहा है। ठीक है, तो दुनिया से भूखमरी खत्म करने के लिए क्या होगा? अगर दुनिया शाकाहारी पर आ जाए तो पूरी दुनिया से भूखमरी खत्म हो जाएगी। लेकिन मांस के उत्पादन में क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा अन्न, बहुत ज्यादा जल की बर्बादी हो रही है और अलग से गैसें भी निकल रही हैं। तो आप सोचिए कि ये गलत आंकड़ा है कि अगर सिर्फ हम मांसाहार को भी अपना लें तो हम मतलब कि भूखमरी से बच सकते। नहीं, ये गलत है, एकदम गलत, बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये जो जानवर वो क्या खाएगा? पहले अन्न खाएगा तब वो मांस पैदा करेगा। और वो जानवर एक, जैसे मान लो कि जो फैक्ट्री वाले हैं ना, 10 जानवर पकड़ेंगे तो 10 से हर साल 25-30-100 पैदा करेंगे। लेकिन जंगल में 10 रहेंगे तो हर साल 10 रहेंगे, मरेंगे, जिएंगे 10, 12, 13, ये प्राकृतिक रहेंगे। लेकिन फैक्ट्री वाले, जैसे आप समझो कि आपके कॉलोनी में जो सुनहरे कलर का मुर्गा होता है, जब मुर्गी होती है, वो कितनी रहती है? 2, 4, 6, 10 से ज्यादा नहीं होती है। लेकिन जो सफेद कलर का ब्रॉयलर मुर्गा होता है, देखिए ना, सफेद कलर का ब्रॉयलर मुर्गा, वो पालते हैं खाने के लिए। वो अलग प्रजाति होती है जिसको इंजेक्शन लगते हैं। तो वो देखेंगे 1000, 2000, 3000, 4, कभी 5000 तक एक फार्म में रखते हैं सब। वो हर महीने इतने कैसे आ जाते हैं? आर्टिफिशियल, कृत्रिम तरीके से पैदा कर रहे हैं, इंजेक्शन देके पैदा कर रहे हैं। और उसमें एक और खतरनाक बात बताऊं क्या है? लोग बोलते हैं कि मुर्गे खाने से पोषण मिलता है ना, आज मैं बताना चाहूंगा। सब लोग ध्यान सुनेंगे, आपके जीवन से जुड़ा सवाल है, ठीक है? जल्दी कोई बताता नहीं है, ये सब छिपाते हैं मीट वाले। जब ये जो ब्रॉयलर मुर्गा होता है, जिसको बोलते हैं ब्रॉयलर, सफेद कलर का, ये नाम याद कर लीजिए, ब्रॉयलर। ब्रॉयलर सफेद कलर का मुर्गा क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर प्रजाति।
ये सिर्फ मांस के लिए पैदा किया था, अंडे नहीं देते, सब मांस के लिए पैदा किए जाते हैं। अब ये जो मांस के लिए पैदा किया जाएगा, तो अब समझो कि ये हो जाता है तैयार 2 महीने में, 2.5 महीने में, 1.5 महीने में, जबकि ये मुर्गा जीता 12 साल, 8 साल। इसको हमने, जो इसका शरीर 6 साल में बड़ा होना चाहिए, उसको मैंने पैदा कर दिया 1.5 महीने में। कैसे पैदा किया? इसको इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। और इंजेक्शन क्या करता है समझो, ये हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं, हार्मोनल, जल्दी ग्रोथ करने वाले। कई तरह के, जैसे ऑक्सीटोसिन भी इसमें एक इंजेक्शन आता है, और इसके कई तरह के और भी आते हैं, तमाम तरह के। तो एक हार्मोन ऐसा होता है कि जो लड़कियों में मासिक धर्म होता है ना, जो 12 साल की अवस्था शुरू होता है, वो शुरू हो जाता है 6 साल की अवस्था से, मतलब जानलेवा। अब सोचो कि तुम्हारा शरीर जल्दी ग्रोथ किया, वो हार्मोन तुमको दिए जा रहे जो उसको शरीर को ग्रोथ किए हैं, अब तुम्हारे शरीर में मतलब अलग ही बदलाव होगा, दिमाग वश में नहीं रहेगा, शरीर वश में नहीं रहेगा, एक अलग ही हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा। तो आज देख रहे हो कि मुर्गा खाने के बाद लोग क्यों बीमार पड़ रहे हैं, बच्चों में बहुत सारी बीमारियां फैलती जा रही हैं, बच्चे आजकल लेजी होते जा रहे हैं, वो हार्मोन ही मेन वजह है। तो अगर सही में हेल्दी खाना है तो शाकाहारी में सलाद खाओ, अच्छे भोजन करो, है ना, सबसे बढ़िया वो करो। लेकिन जो मांस खाते हो ना, ये समझ लो कि टारगेट किया जा रहा है कि उसको हम इंजेक्शन बड़ी खतरनाक दे रहे हैं, वो तुम्हारे लिए कोई बढ़िया हो ही नहीं सकता। तुम नेट पे सर्च करना कि ब्रॉयलर को बड़ा करने के लिए क्या क्या इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो तुम्हारे लिए हानिकारक हैं, तुमको जल्दी जवान बना रहे हैं। उससे क्या होगा कि तुम्हारा शरीर ही खराब हो रहा है, तुम्हारा हेल्थ खराब हो रहा है। ये बहुत गंभीर समस्या, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो ब्रॉयलर प्रजाति से ये हो रहा है, तो इसको खाना बंद करेंगे तब जाकर आपका हेल्थ और बढ़िया होगा। ऑक्सीटोसिन जानते हो क्या होता है? बैन हो गया है भारत में। ये ऐसा इंजेक्शन होता है कि देने के बाद जो गाय भैंस होती है ना, उसके अंदर संकुचन होता है, वो ज्यादा दूध देने लगती है, उसका दूध छूटने लगता है। ये हार्मोन होता है, दूध को पिलाते समय पैदा होता है, लेकिन वो अलग से दिया जाता है। तो ये ऑक्सीटोसिन वाला दूध पीना बंद कर देना, क्योंकि ये क्या करता है कि तुम्हारे अंदर ऑक्सीटोसिन की मात्रा जाएगी और तुम्हारे अंदर अलग बदलाव होने लगेगा, बच्चों के लिए भी, लड़कों के लिए भी। तो नॉर्मली दूध पीना, लेकिन ऑक्सीटोसिन वाला मत पीना। तो आपने देखा कि मांस उद्योग क्या कर रहा है, जल्दी पैदा करने के लिए क्या नुकसान कर रहा है आपके साथ, क्या क्या नुकसान हो रहा था? जल बर्बाद हो रहा है, भूमि, आपका गर्मी बढ़ रहा है। गर्मी माने ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस निकल रही, तो उससे क्या होता है, वातावरण गर्म हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें, और अन्न की बर्बादी हो रही है, क्योंकि ज्यादा अन्न खिलाने के बाद पैदा होती है। इतने सारे चीज, इससे नुकसान हो रहा है। और डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल की कटाई। मैंने जंगल की कटाई क्यों बोला? अमेजन सबसे बड़ा जंगल अफ्रीका का, ठीक है, वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। लेकिन आज अमेजन जैसे जंगल काटे जा रहे हैं, अन्य जंगल भी काटे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो जानवर होते हैं, चौपाया जानवर, उनको खिलाने के लिए क्या चाहिए होता है? ज्वार, मक्का और बाजरा। ज्वार, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, 4 फसलें। ये कहां से आएंगी? भूमि से आएंगी। हम तो अपना खेती करते हैं चावल अपने लिए, जानवर को तो देते नहीं हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े देशों को मांस खिलाने के लिए जंगल पर भूमि बना रहे हैं, कृषि योग्य। अब वो अमेजन काट रहे हैं, वहां पर ज्वार, मक्का, बाजरा उगा रहे हैं, बहुत बहुत हजारों एकड़। तो जंगल काट रहे हैं, तो वहां से ऑक्सीजन तो कम हो ही रहा है, इकोसिस्टम खराब हो रहा है। तो अब वो जो जमीन कट रही है, अब वही फसल उठा कहां खिला रहे हैं? जानवर को। और जानवर भी रखे जा रहे हैं भूमि काट करके। और वो जानवर ऐसे कि पैदा हुए नहीं है, उनको पैदा किया जा रहा है कि उनके मांस बढ़ाने के लिए। वही मैंने बताया ना कि जंगल में मान लो 1000 चौपाया जानवर है किसी जंगल में, तो हर साल 1000, 1100, 900, 1500, फिर 800, फिर 900, 1000 यही रहेंगे। लेकिन हमने अगर 1000 पकड़ा है तो कितना बनाएंगे? 10,000, फिर अगले साल 11,000 बढ़ा देंगे ना। ये वो जबरदस्ती बढ़ाना उनको है, समझ रहे बात को? चलो ये तो हो गया ऐसा। अब बात करते हैं प्रचलित क्रूर प्रक्रिया के बारे में। आज यहां से जाने के बाद संकल्प लेना
कि अगर सही में स्वस्थ रहना, दिमाग तेज करना, अगर जीवन जीना है लंबा, तो शाकाहारी जीवन क्या करेंगे? अपनाएंगे। अपनाएंगे। अंडे की बात करो, अंडा शाकाहारी है कि मांसाहारी है? ये कैसे बोल दिया तुम लोगों ने? क्या ये सही है? जो बोला सही है क्या? सब लोग ध्यान सुनना, तुम्ही लोगों के लिए है। अंडा शाकाहारी है कि मांसाहारी है? शाकाहारी वाले हाथ उठाओ। शाकाहारी वाले हाथ उठाओ। अच्छा, मांसाहारी वाले हाथ उठाओ। मांसाहारी वाले जिन्होंने शाकाहारी कहा है, वो कोई ऐसा है जो मुझे बता सकता है यहाँ आकर शाकाहारी क्यों है? यहाँ आकर के तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। हाँ, जो है सर 2 प्रकार के होते हैं। नाम क्या तुम्हारा? सूरज चौहान। अच्छा, क्या कैसे होता है? शाकाहारी है क्यों? कोई सर फॉर्म से बनता है, जो फॉर्म वाला अंडा आता है, और कोई सर जो मुर्गी देती है, वो सब 2 प्रकार हो सकते हैं। फॉर्म में तो बनता ही है, जैसे कि बेसिकली ज़्यादा तो मुर्गियाँ देती है ना, तो वो अंडा शाकाहारी कैसे हो सकता है? कितना लोग कहते हैं सर कि फॉर्म वाला अंडा भी होता है जो कि शाकाहारी मानते हैं, कितना लोग मांसाहारी मानते हैं। जो जिस फॉर्म की बात कर रहे हो वहाँ पर ये चूजे ही होते हैं और उनकी मादाएं होती हैं जो अंडे देती हैं। जो फॉर्म में, जिस फॉर्म की तुम बात कर रहे हो वहाँ पर मुर्गियाँ ही होती हैं। अभी बहुत कम होता है जिसमें कि लोग कृत्रिम तरीके से, लेकिन ज़्यादातर जो अंडे होते हैं वो मुर्गी देती है। चलो, तुमने कहा कि ये कहना चाहते हैं कि जो अंडा है वो उसमें से बच्चा नहीं निकलता है, ठीक है, तो उससे हम वो क्या हो गया? वो शाकाहारी हो गया। मान लो, ऐसे मान लेते हैं। तो अब मानो कि जो मुर्गी है, ठीक है, उसको बोलते हैं लेयर मुर्गी, लेयर प्रजाति की मुर्गी, लेयर प्रजाति। एक ब्रॉयलर था ना, जो ब्रॉयलर जो मांस था ना, वो ब्रॉयलर था। ये लेयर पतली सी होती है, मुर्गी पतली सी होती है, ये सिर्फ अंडे देती है। जो अंडा आप खाते हैं वो लेयर मुर्गी अंडा देती है, ठीक है। और लेयर मुर्गियां पतली होती हैं, उनका मांस नहीं बिकता है। 2 फार्म होता है, एक आपके गांव में जो पोल्ट्री फार्म होगा वो ब्रॉयलर का मांस पैदा करने के लिए होता है, और एक और फार्म होता है जिसमें सिर्फ अंडे पैदा किए जाते हैं, वो लेयर की मुर्गियां होती हैं, ठीक है। अब तुमने माना कि जो अंडे आए उसमें जीव नहीं पनप रहा है। क्या पनप नहीं पा है? जीव नहीं पनप रहा है। लेकिन अब कल्पना करो कि अगर एक अंडा आया, ठीक है, एक मुर्गी है, ठीक है, क्या है? मुर्गी है, ठीक है, ये पतली मुर्गी है, इतनी पतली मुर्गी होती है, ठीक है। तो समझो बात को कि जो पतली मुर्गी है, मुर्गियां साल में कितने अंडे देती हैं? साल भर में कितने अंडे देती है लेयर प्रजाति की मुर्गी? बताइए। जो मुर्गियां होती हैं देसी मुर्गियां, वो साल में 12 से 14 अंडे देती है। कितने देती है? 12 से 14। हाँ, ठीक है। लेकिन हम उसको बनाते हैं लेयर प्रजाति की मुर्गी। अब वो जानते हो कितना देगी? अब वो हर दिन 1 अंडे दे रही है, मतलब साल में 300 अंडे दे रही है। 300 देती है, 300 दिला, 365 अंडे देती है। हमने एक मान लिया, वो देती है 250 से 300 अंडे, एक गैप करती फिर लगातार देती है, तो 250 से 300 अंडे, कभी 325 अंडे, तो 365 दिन होता है। मान लो हर दिन 1 अंडा, ठीक है। तो सोचो कि जो मुर्गी 7-8 साल जीती है अच्छे से, वो मुर्गी लगातार इस तरीके से अंडे देते 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 8-9 महीने में उसकी आंत निकल जाती है, वो फिर कमजोर होके मर जाती है। मर गई मुर्गी। अंडा जो अंडा था, माना कि वो शाकाहारी, आपने मान लिया कि अंडे में जान नहीं है, लेकिन मुर्गी में है। आपकी वजह से मुर्गी मर गई, और ये मुर्गी मर गई, ठीक है। आप इसके वजह से आपने बोला कि अंडा शाकाहारी मैं तो खाऊंगा, और मुर्गी मर गई आपकी वजह से। लेकिन ये गलत बात है। सोचो, अब ये दूसरा भी बात गलत है कि इसमें जान नहीं है। जो इस फार्म में तुम जाके देखना, जो इतने सारे अंडे पैदा होते हैं हर रोज ना, कभी कभी ये फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइज होने का मतलब क्या होगा? इसमें से अब ये चूजा निकलेगा।
चूजा निकल गया, चूजा क्या हुआ, निकल गया। जो मुर्गी होगी जब उसका मेल फीमेल पैदा होगा ना, या लड़की या लड़का, तो जो अंडे से लड़की मतलब जो चूजा मेल फीमेल चूजा हुई, ठीक है, तो बच्ची जो होगी उसको रख लेंगे, जो लड़का होगा उसको नहीं रखेंगे। कारण कि मुर्गी अंडे देगी, मुर्गी अंडे देगी क्योंकि पतली है ना, पतली है ये अंडे देगी। लेकिन जो चूजा है वो अंडा नहीं देगा। हाँ, समझ रहे हो ना। लेकिन वो इतना पतला, उसका मांस तुम नहीं खा सकते, इतना पतला, वो बड़ा भोगा नहीं, बहुत खिलाना पड़ेगा तभी मांस नहीं बढ़ेगा, पतला रहेगा। तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे कि हर रोज 1 करोड़ चूजा मार दिया जाता है। कैसे, पता है कैसे मारा जाता है? पीस कर मार देंगे, ग्राइंडर पीस देंगे, जला देंगे, पॉलिथीन बैग में दम घोट के मार देंगे, नाले में फेंक देंगे, ऐसे बहा देते हैं उसको। 1 करोड़ चूजे को हर रोज मार दिया जाता है उस एक इंडस्ट्री के द्वारा। अब बताओ कि जिस अंडे की वजह से, खाने की वजह से 1 करोड़ चूजे हर रोज मारे जाते हैं, उनको पीस दिया जाता है, जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, इसलिए कि वो मांस खाने के योग्य नहीं है, वो अंडे से ऐसे निकल गए। तो बताओ कि कैसे कर सकते हो कि अंडा शाकाहारी है? तो अंडा क्या हुआ? बहुत बहुत बड़ा मांसाहारी। उसके वजह से बहुत जाने जा रही। बेटा तुम कंफ्यूजन दूर हो गया है ना। तो अंडा शाकाहारी नहीं है, अंडे में जान है। उस मादा का देखो कि बेचारी कितनी स्थिति में चली गई है। समुंदर में जो मछलियां हम लोग जाल फेंक करके लेते हैं, 51% जो ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, वो वहां पर अंदर इतने पौधे होते हैं ना, बहुत ऑक्सीजन निकालते हैं। जाल फेंकने से जो मछलियां आ जाती हैं, ऑक्टोपस फंस के आ जाते हैं, उसके साथ उनका तंत्र क्या होता है? नष्ट हो जाता है, पेड़ भी खत्म हो जाते हैं। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। तो मछली पकड़ने से भी क्या होता है? हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है। अब जैसे हमने बात कर लिया अंडे की, ठीक है, भेड़ को हम तो इनको पाला जाता है, ठीक है, ये किस लिए? ऊन के लिए और मांस के लिए। तो सोचो कि हर साल 200 करोड़ से ज्यादा इनको मार दिया जाता है, ठीक है। और मछलियां जो होती है, जो मछलियां, उनकी गिनती नहीं करते। क्या करते हैं गिनती? उनको टन टन कुंतल में लेकर आते हैं उसमें समंदर से। तो ट्रिलियन टन उनको हम पकड़ते हैं। तो माना यह जाता है कि लगभग ये जान के चलो कि 2000 से 3000 करोड़ मछलियों को मारकर खा लिया जाता है। हर साल मार के खा लिया जाता है, इतने ज्यादा मछलियां मारी जाती हैं। अभी देखो क्या है कि भेड़, बकरी, ठीक है, बकरी, मुर्गे, ठीक है, ऐसे तीतर हैं, ऐसे हर जानवर क्या होती है? खेती होती है, और सबकी बड़ी दर्दनाक स्थिति होती है। अब सुनो, एक जो मुर्गा की बात आई थी, उस पर एक और क्रूएल्टी की बात करें। क्या करते हैं? एक और क्रूएल्टी की बात कर लेते हैं। सुनो ध्यान से। जो मुर्गा कितना जीता है? 12 साल। कितना जीता है? जो मुर्गा 12 साल जीता है, उसको हम 2 महीने में क्या करते हैं? मार के खा जाते हैं। कैसे? अब सोचो कि जो 12 साल भी जीता, मजा लेता, ठीक है, उड़ता, खेलता, कूदता, उसको हमने 2 महीने में इतना बड़ा कर दिया कि वयस्क हो गया। क्या हो गया? वयस्क हो गया। उसकी प्रक्रिया की बात कीजिए, कितना क्रूर प्रक्रिया से वो गुजरता है। तो पहले जो 2 महीने उसके होते हैं 60 दिन, उसको हार्मोनल इंजेक्शन दे करके बाजरा, ज्वार, इस तरीके के उसको मिलेट्स खिला करके जल्दी बड़ा किया जाता है। जब किसी चीज को, सुनो यार तुम लोग ध्यान से, जब जल्दी उसको बड़ा किया जाता है, जब जल्दी बड़ा किया जाता है, तो उसकी जो मांस होता है वो बढ़ जाता है। मांस क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन उसकी हड्डी में ताकत नहीं होती है। उसका मांस तो बढ़ गया, लेकिन हड्डी में ताकत नहीं आया।
तो वो ना लड़खड़ाता है, उसके ऊपर कोई लैट्रिन कर रहा है, कोई पेशाब कर रहा है, उसी में आप एक दूसरे पर कर रहे हैं सब। बदबू वाला माहौल है, उसी में जी रहे हैं, उसी में खा रहे हैं, और 24 घंटे लाइट ऑन है। तो वो लाइट क्यों ऑन रहती है? उसको सोने नहीं दिया जाता है। वो जगेगा तो खाएगा, उसको जगना है, मतलब इतना चकाचौंध वाली रोशनी है ना, उसको सोने नहीं दिया जाएगा। तुम खाओ और दाने खाओ, चुनो। तुम जितने दाने खाओगे ये प्रोटीन वाले, तुम उतने बड़े होगे। और वो 24 घंटा में सोता नहीं है, बस जगता है खाता है, जगता है खाता है, ठीक है। वही गंदगी करता है, वही खाता है। अब वो बड़ा हो गया, उसको हार्मोनल इंजेक्शन लग रहे हैं, हार्मोनल दाने दिए जा रहे हैं। अब उसको सांस लगा टंगने, उसको मतलब सांस सफोकेशन लगता है उन्हें, कमजोर हो गया, ठीक है। अब उसको सफोकेशन हो रही है, फिर उसको पिंजरे में बंद करके हम ले गए मार्केट में। तो सोचो कि वो जब तक जिया परेशानी में रहा, जब कट गया तो फिर उसको मौत हो ही गई। तो वो जिंदगी भर तड़प रहा है हमारे वजह से, क्योंकि हमने उसको पैदा किया है खाने के लिए। और उसमें मैं बताना कि हार्मोन वाले इंजेक्शन लगते हैं, तो वो आपको क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है। सबको शाकाहार क्यों हो जाना चाहिए? देखिए, इन्होंने प्रश्न करा है, क्या नाम है आपका? किशन गुप्ता। बैठ जाए। किशन ने कहा है, एक प्रश्न किया कि सर सबको शाकाहारी क्यों होना चाहिए। किशन ने अच्छा प्रश्न किया। दूसरी बात ये, यही एक बात थी जिसको बताना था, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको भी मन में आना चाहिए था कि आप ऐसा वकालत क्यों कर रहे हैं, इसकी एडवोकेसी क्यों कर रहे हैं। तो मैंने पूर्व में आपको बताया कि मांस के वजह से कितना दोहन हो रहा है। आप जब पूरे पर्यावरण की कल्पना कर रहे हैं, मैंने क्या बताया कि पर्यावरण बचाना तो क्या करना है? जल बचाना है, भूमि बचाना है। पर्यावरण गर्म होगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर माने हिमखंड, जो हिमखंड है ना, पहाड़ जो है इसके बर्फ के, वो चट्टान पिघलेंगे तो क्या होगा? जल बढ़ेगा। जल बढ़ेगा तो क्या आएगा? बाढ़ आएगा। जल बचाने के लिए, है ना, पेड़ बचाने के लिए, जंगल बचाने क्या करना होगा? शाकाहारी अपनाना होगा, मांस को नो कहना होगा। क्योंकि जो मांस पैदा हो रहा है कहाँ पैदा? ज्यादा अन्न का दोहन करा करके, समझ रहे हो ना, तो ये चीजें आ रही हैं। तो शाकाहारी इसलिए भी बनना है कि पूरी मानवता को बचाने के लिए। अगर हम 30 साल तक सभी मांसाहारी हो जाए तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी, वैश्विक तापमान बढ़ जाएगा, तो एकाएक बाढ़ आ जाएगी, उसमें कोई नहीं बचेगा। तुम पूछोगे बाढ़ क्यों आ जाएगी? क्योंकि मैंने बताया कि जितने मीथेन गैस निकलेंगे वो जानवर से निकलते हैं। अब ज्यादा मांस ज्यादा जानवर पैदा करेंगे तो ज्यादा मीथेन गैस निकलेगा, ज्यादा जंगल कटेगा, तो मीथेन गैस जाएगा ऊपर, वो छेद करेंगे आपके ओजोन लेयर में। अब वो धूप आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी, तो क्या होगा? सारा ग्लेशियर पिघल जाएगा। जब हिमखंड पिघलेंगे तो बाढ़ आएगी, पूरी 800 करोड़ जनसंख्या मारी जाएगी। तो पूरी मानवता को बचाने के लिए शाकाहारी होना जरूरी है इसलिए। और इसके अलावा एक चीज और, जब हम मांस खाते हैं तो किसी की क्या होती है? हत्या होती है। तो अगर हम इंसान हैं, करुणावान हैं, प्रेमी हैं जानवरों के, पर्यावरण के, तो उस नाते भी हमें मांस नहीं खाना चाहिए। तो वो तो अलग बात है, लेकिन अगर आपके दिल में प्रेम है, करुणा है, तब भी आप मांस नहीं खाएंगे। तो एक दूसरा भाग है, ठीक है, कंपैशन वाला, करुणा वाला, ठीक है। इतना ही। और कुछ कोई पूछना तो पूछ सकता है, कोई प्रश्न? आप कब तक टारगेट लेकर चलेंगे कि पूरे इंडिया को शाकाहारी बना देंगे? देखिए, इन्होंने प्रश्न करा, उससे पहले मैं इनसे बोलना चाहूंगा कि क्या आप इस अभियान में मेरा साथ देंगे? यस। देखिए, ये होना चाहिए कि एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, थोड़ा बहुत, मैं कितना जीऊंगा, कुछ और जीऊंगा, कुछ साल, 20, 25, 30 यही जी सकता हूँ, 40 यही होगा। इतने समय पूरी जनसंख्या पूरी दुनिया में 800 करोड़, भारत में 150 करोड़ है। तो 150 करोड़ नहीं जा सकते। हम लोग बहुत करेंगे, 10,000, 15,000 दिन और जिएंगे, 20,000 दिन और जिएंगे। हर दिन कितना टारगेट करेंगे? तो सभी को मिल करके प्रयास करने, अगर जिम्मेदारी लेनी है तो सभी को लेनी होगी, सबको एकजुट होकर काम करना होगा। मैं तो चाहूंगा कल दुनिया बदल जाए, लेकिन मेरे सोचने से तो होता नहीं है। बहुत अथक प्रयास करना होगा, लगातार प्रयास करना होगा। और कुछ प्रश्न आप लोगों का है? कुछ भी, जो भी कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन पूछ लो। बेटा
सर हम अपने पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं? देखो, एक तो सिंपली बताया जाता है कि वृक्षारोपण करो, उससे बड़ा ये है कि पहले जो पेड़ लगे उसको बचाओ। लेकिन सिर्फ पेड़ लगाने से ही संभव नहीं है, पेड़ लगाना संभव नहीं है, पर्याप्त नहीं है, पेड़ तो लगाए ही, ठीक है। साथ ही साथ दुनिया को शाकाहारी बनाना भी जरूरी है। पेड़ तो लगा लिए, लेकिन और जो ग्रीन हाउस गैस निकलेगा, जो ज़्यादा जानवर छोड़ेंगे गैस, ग्रीन हाउस गैस, उससे क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी तो बाढ़ आ जाएगी। तो पेड़ लगाना भी जरूरी है और लोगों को मोटिवेट भी करना कि शाकाहारी बनिए, है ना। तो पर्यावरण कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और पानी जहाँ बह रहा है पानी बंद कर दीजिए, है ना। और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कीजिए। और ट्रांसपोर्टेशन में कार है तो कार का इस्तेमाल रोक करके जहाँ पर बस जाती है उसमें बैठ जाइए। मतलब कि अगर एक लोगों को जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाइए, और पूरे फैमिली को जाना है तो कार निकालिए, है ना। अकेले व्यक्ति जा रहा है, बड़ी कार लेके जा रहा है, तो मोटरसाइकिल से भी जा सकते हो। तो यही है कुछ तरीके जिससे हम पर्यावरण बचा सकते हैं। पर्यावरण बचाना क्यों जरूरी है? पर्यावरण इसलिए बचाना जरूरी क्योंकि पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। बस यही, बस सिंपल बात। कितना सिंपल है कि पर्यावरण में जल नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, ये O2 नहीं रहेगा, ऑक्सीजन, तो हम नहीं रहेंगे, है ना। अन्न नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे। बस यही सब बात है, इसलिए बचाना जरूरी है। बढ़िया।